सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फर्स्ट चैनल के लाइव सेशन के अंदर। मैं पंकज मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं कि जुबां पर जब कभी घबराकर तेरा नाम आता है, जुबां पर जब कभी घबराकर तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का नजारा काम आता है। जी हां दोस्तों, जिंदगी के अंदर जब भी कोई तनाव हो या कोई भी परेशानी हो, उस समय पर यदि हम ऊपर वाला जो है उसको याद करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों, आज श्रावण के पहले सोमवार को भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बने रही। आप जिस उद्देश्य के लिए प्रयास कर रहे हो उस उद्देश्य में पूरी तरह से आप कामयाब हो। भगवान की रहमत, भगवान की कृपा, भगवान की दया आप पर हमेशा बनी रहे। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। और दोस्तों, हम इसी काम को जिसको आप चाह रहे हो उसमें एक सकारात्मक भूमिका मैं भी आपके साथ एक सहभागिता के रूप में यहां पर आपके साथ खड़ा हुआ हूं। और यहां पर हमने एक लाइव प्रश्नोत्तरी शुरू करी है ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके, जस्टिफाई कर सके कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, पुनः स्वागत आप सभी का इस लाइव प्रश्नोत्तरी के अंदर। शुरू करते हैं। स्वागत कीजिएगा पहले प्रश्न का। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है तो सही कथन चुनो। इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड, आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड, आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइएगा कि इसका क्या राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ सवाल है, ये सीटेट के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा क्या इसका राइट आंसर है। सी आ रहा है मैक्सिमम का। चलो एक बार देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। जरा देखो आप, मैंने एक वीडियो आपको यदि आपने देखा हो तो आ आ आ आ आ आ आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम, इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको समझाया है। और यहां पर मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि आवृत्ति होती है 1 सेकंड में होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या। यहां पर है कि 3 सेकंड में 30 दोलन कर रहा है। तो बताइएगा 3 सेकंड में 30 दोलन, तो बताओ 1 सेकंड में कितने दोलन। तो 1 सेकंड में कितने दोलन हो गए? 30/3 बराबर कितने दोलन? 10 दोलन। और 1 सेकंड में होने वाले जो दोलन है, 1 सेकंड में जो दोलन होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आ गया। आवृत्ति कितना है? आवृत्ति कितनी आ गई? 10। और आप जैसा कि जानते हो आवृत्ति जो है उसका उल्टा होता है आवर्तकाल। तो ये यहां पर लिख रहा हूं मैं, आवर्तकाल पीरियोडिक टाइम, और आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति। और 1/आवृत्ति करेंगे तो बताइए 1/10 और ये आएगा 0.1। चूंकि काल का मतलब समय, तेरा काल आ गया, तेरा तो समय आ गया और काल है तो इसलिए सेकंड।
तो आंसर आएगा 0.1 सेकंड। तो बताइएगा आवर्तकाल आया 0.1 सेकंड और आवृत्ति कितनी आ गई यहां पर 10। आवृत्ति का मात्रक यहां पर याद रखिएगा हर्ट्ज होता है। ये तो मैंने आपको ये बताया था कि 3 सेकंड में 30 दोलन, तो 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। और 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं 10, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई 10। तो यहां पर राइट आंसर आएगा आवृत्ति जो है इसकी ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति 10 और आवर्तकाल 0. आवृत्ति यहां पर लिखी हुई है क्वेश्चन में ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा घूमे। तो आवृत्ति 10 और आवर्तकाल आ गया 0.1 सेकंड। डिटेल के अंदर आप आवर्तकाल आवर्ती आयाम का वीडियो डिटेल के अंदर देखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में उल्लेखित है। दोलन गति, कंपन गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति सभी उल्लेखित है। मैंने वहां पर आपको आवर्तकाल आवर्ती आयाम के बारे में डिटेल में बता रखा है, आप वहां पर भी इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। तो जिनका भी राइट आंसर सी है बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर 220 वोल्ट 10 वाट अंकित बल्ब का प्रतिरोध है। एनटीएससी 2021 के अंदर पूछा हुआ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021 अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आयोजित होती है उसमें एक क्वेश्चन आया है और बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। 220 वोल्ट 10 वाट अंकित बल्ब का प्रतिरोध है, आपके विद्युत धारा पाठ्यक्रम में उल्लेखित है और विद्युत धारा और उसके सराउंडिंग की सभी चीजें आपको आनी चाहिए। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है, जल्दी से तेज गति से। सी आंसर आ रहा है इनका, मैक्सिमम बच्चों का सी आंसर आ रहा है। आज बिल्कुल जो है कंप्लीटली आपके क्वेश्चन भी खूब आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और पढ़ाई को थोड़ा सा गंभीरता के अंदर रखिएगा, कंटिन्यूटी रखिएगा पढ़ाई के अंदर, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। आप जिस काम को कर भी रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि अपन को परेशानी आ जाए, अपन नहीं चाहते कि परेशानी आए, इसलिए गंभीरता रखें लेकिन एंजॉय में पढ़ें, मस्त होके पढ़ें, दिन भर पढ़ें, शाम को अपने आप को इवैल्यूएट कीजिएगा कि हम कहां पर हैं। जरा देखिएगा एक बार आंसर मैच कीजिएगा इसके अंदर। 220 वोल्ट तो V बराबर वोल्ट है तो V बराबर 220 वोल्ट। 10 वाट, वाट होता है शक्ति, P से लिखते हैं वाट, शक्ति का मात्रक होता है वाट, पावर। आपको R पूछा है, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, R पूछा है। और याद रखिएगा जैसे आप पढ़ते हो ओम का नियम होता है V बराबर IR, वीर VIR, तेजी से पढ़ो, वीर पढ़ते हैं ना, वीर VIR, वीर यहां बराबर लगा देते हैं बीच में, तो वीर। अरे छोरा तू बड़ा वीर है, तू तो बड़ा ताकतवर है, वीर है, तो बराबर लगा दिया। ओम का नियम होता है VIR, वीर लिख दो और फिर बराबर लगा दो। तो जैसे ओम का नियम होता है ऐसे ही शक्ति का एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI, P बराबर VI। और यहां पर बताइएगा V बराबर यदि अपन रख देंगे IR तो एक फॉर्मूला हो जाएगा IR गुणा I। मैं यहां पर आपको एक क्लियर भी हो गया, कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो शक्ति का एक सूत्र आ गया I स्क्वायर R। एक शक्ति का सूत्र ये होता है, एक शक्ति का सूत्र ये होता है, एक शक्ति का सूत्र और देखिएगा। अब की बार V ऐसे कैसे ही I बराबर, बताइए I बराबर क्या होगा ऐसे V बटे R, तो यहां पर I की जगह लिख दिया मैंने V बटे R। तो शक्ति का एक सूत्र आ गया V स्क्वायर अपॉन R। तो शक्ति तेरे तो 3 है, 3 सूत्र तेरा, तो ये रहा ऊपरला तेरा, नीचला तेरा, बीचला, तेरे तो 3 सूत्र है। अब यहां पर बताइएगा कि यहां पर कौन सा सूत्र काम में लें। आप कहोगे क्यों, क्योंकि शक्ति दे रखी है, इसलिए शक्ति का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। ये एक बार आपने देख लिए तो वैसे भी याद हो जाते हैं, अन्यथा याद रखो P बराबर VI, V बराबर IR तो I स्क्वायर R, और यहां पर अपन ने एक बार I की जगह V अपॉन R तो V स्क्वायर अपॉन R। अब ये देखो PVR, तो PVR यहीं पर है, तो यही फॉर्मूला काम में लेंगे। आपका आंसर भी आ गया V स्क्वायर अपॉन R। हमको R निकालना है तो दिस इंप्लाइज, बताइए R बराबर क्या होगा, मैं यहीं से लिखूं, R इधर गया, P नीचे आ गया, V स्क्वायर अपॉन में P। और बताइए यहां पर V का स्क्वायर, V कितना है 220, तो 220 गुणा 220 बटे में P कितना है 10, 1 0 से 1 0 कटी, 220 गुणा 22 और 220 को 22 से गुणा कर लेना आप, 4840 आएगा। और चूंकि ये यहां पर आपने R निकाला है तो बताइए R का मात्रक क्या होगा, ओम। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको
V दे रखा है, P दे रखा है, R आपको निकालना है, शक्ति का ही फॉर्मूला ले लिया, तीनों फॉर्मूले हैं, याद रखना न्यूमेरिकल में हो सकता है कहीं पर आपको VI की बात करनी है, कहीं पर PI की बात करनी है, यहां पर आपको VPR की बात करनी है, तो ये फॉर्मूला अपन ने काम में ले लिया। और ये फॉर्मूला काम में लिया, P बराबर V²/R, तो R इधर गया, P इधर आ गया, तो R बराबर V²/P, V का मान रख दिया आगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है, V का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देंगे, 220 गुणा 220, P यहां पर कितना दे रखा है बोलो 10, 0 0 कट गया, 220 गुणा 22 इसको हल करेंगे तो आएगा 4840 ओम। तो जिन भी बच्चों का आंसर ये था बिल्कुल सही है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एक धातु M के क्लोराइड का अणुसूत्र MCl2 है, M के ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होगा? एक धातु M के क्लोराइड का अणुसूत्र MCl2 है। NTSC 2021 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फिर लेटेस्ट अप्रोच, स्वागत कीजिएगा इस लेटेस्ट अप्रोच का। ये इसका मतलब इस रीट से पहले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूछा हुआ है इसी सेशन के अंदर। इसका मतलब इस टाइप की अप्रोच बनी हुई है। क्वेश्चन का सम्मान करके आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, एक धातु M के क्लोराइड का अणुसूत्र MCl2 है, M के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा, आगे बढ़े जिससे अपन जो बच्चे कंटिन्यू क्लास के अंदर पूरी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेट निभा रहे हैं, निश्चित मानिएगा कि हमेशा मेहनत यदि अपन करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो ही याद रखना मंजिल मिलती है, और मंजिल जब मिलती है तो मजा भी उसी में आता है। इसलिए पूरी ताकत से पढ़ें, दम लगा के पढ़ें। चीजें नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजों को हमेशा के लिए सीख लें। आंसर ए आ रहा है, बी भी आ रहा है। उमेश, संतोष, सीपी मेवाड़, दीपक, केशव, अंजू, ओम प्रकाश, कैलाशी, कमला, मुदित, शिवपाल, सुरेंद्र, अभिषेक, हेमराज। चलो देखिएगा एक बार, देखें जल्दी से। एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। देखो एक लाइन का सवाल, MCl2 ये लिख रखा है, MCl2। जैसा कि आप जानते हो सूत्र के अंदर संयुक्ता ये इसकी यहां आ जाती है, इसकी यहां आ जाती है, तो इसको मैं यदि ऐसे लिख दूं, ये 2 नीचे आया, इसका मतलब ये 2 यहां पर था, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अपन 1 मान लें। क्लोराइड की वैसे भी 1 होती है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 मान लो। आपके फॉर्मूला यहां पर दे रखा है MCl2, ध्यान दीजिएगा, MCl2 है ये। इसके नीचे कुछ नहीं है, समझने के लिए 1 मान लिया। आपको पता है संयुक्ता इधर वाली इधर आती है, इधर वाली इधर आती है, मतलब ऊपर वाली नीचे आती है, तभी सूत्र बनता है। तो बताइए MCl2 इसका मतलब ये संयुक्ता यहां थी जो यहां पर आई, और ये 1 इसका मतलब संयुक्ता यहां थी। तो बताइए अब M की संयुक्ता कितनी है? M की संयुक्ता 2 है। क्लोराइड की वैसे भी 1 होती है, तो अब क्लियर पता चल गया धातु की संयुक्ता 2 है। जिस धातु की बात कर रहा है उसकी संयुक्ता 2। अब उसके ऑक्साइड का सूत्र पूछा है, ऑक्साइड की संयुक्ता अपन जानते हैं -2, और यहां पर बराबर यदि है तो ये कट जाएंगे सूत्र में, कहीं कुछ ऊपर नीचे ऐसे नीचे लाने की जरूरत नहीं है। जब बराबर के हैं तो कट जाते हैं, नियम है सूत्र बनाते समय रासायनिक सूत्र में। आंसर आएगा MO। ये बिल्कुल लेटेस्ट अप्रोच है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ सवाल है, और ये बिल्कुल सरलतम सवाल है। यदि आप इसको कर पा रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सही लाइन लेंथ पर चल रहे हैं, और यदि आप नहीं कर पा रहे तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर याद रखिएगा दोस्तों, परेशानी थोड़ी सी अभी वर्तमान में अपन को सुधारात्मक कदम उठाने की है, और परेशानी है तो सुधारात्मक कदम उठाए। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक लड़का किताब को बिना हिलाए सामने दीवार पर दबाता बाता 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 दबाता है, तब किताब और दीवार के बीच घर्षण बल होगा दाएं और बाएं और नीचे की ओर ऊपर की ओर। जल्दी से आंसर दीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए तेज गति से। विक्रम, दीपक, प्रियंका, कुणाल, रमेश, विष्णु, चलिएगा देखें आप। एक लड़का किताब को बिना हिलाए सामने दीवार पर दबाता है, सामने जैसे दीवार इस पर दबाता है किताब को, यो दबा दी, यो है, इसमें पूरा मैं हाथ नहीं रखना, मेरे तो हाथ छप जाएगा ऐसे, इसलिए मैं ये दीवार पर जो दबा दी किताब को। अब किताब को दबा दी तो अपन ने दबाई, तो अपना क्या हुआ? बल। तो बल है तो क्रिया, और बताओ उधर से दीवार का क्या आएगी? प्रतिक्रिया। जैसे माना ये दीवार यहां पर मैं टच कर देता हूं, ये समझ लो ये मेरे हाथ में कोई किताब है, इसको मैंने यहां पर टच करा, तो यहां पर मतलब दबाया किताब को इस दीवार पर, तो क्रिया, और उधर दीवार से क्या आई?
प्रतिक्रिया, तो ये तो बराबर हो गए। अब बताओ और कौन से बल लग रहे हैं यहां पर, तो यहां पर मैं समझाने के लिए ये करूं, इधर से मैंने बल लगाया क्रिया बल, उधर दीवार से आया प्रतिक्रिया बल, दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद में धरती जो है उस किताब को नीचे की ओर खींच रही है, आपने जब यो लगाया धरती खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को ही दोस्तों गुरुत्वीय बल कहते हैं। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल धरती का नहीं, दुनिया में प्रत्येक द्रव्य कण, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, प्रत्येक द्रव कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसे अपन गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दुनिया के अंदर सभी पूरे ब्रह्मांड में लगने वाला बल है। गुरुत्वाकर्षण में डिटेल में समझा है, कदापि ये मत मानना गुरुत्वाकर्षण बल केवल धरती का या आकाशीय पिंडों का ही है। आप और मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इसका आभास नहीं होता, क्योंकि इसका आभास तभी होता है जब दोनों में से दोनों अथवा एक बहुत बड़ा पिंड होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के वीडियो के अंदर पूरा ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो देखिएगा, इधर क्रिया बल, उधर से आ रहा है प्रतिक्रिया बल, बराबर हो गए दोनों। फिर गुरुत्वीय बल इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन ये चूंकि किताब स्थिर है तो पक्का है ऊपर की तरफ इस गुरुत्वीय बल को कोई न कोई बैलेंस कर रहा है। और बच्चों, वो जो बल ऊपर की ओर इसको बैलेंस कर रहा है, नाम तेरा कौन सा बल? घर्षण बल। क्योंकि दीवार पर जब किताब लग रही है, दीवार पर जब किताब लग रही है तो किताब और दीवार के बीच में घर्षण बल ही इस गुरुत्वीय बल को बैलेंस कर रहा है। तो बताओ घर्षण बल की दिशा किधर होगी, यही पूछा है, और वो किधर होगा? बोलो ऊपर की ओर। तो राइट आंसर जिन भी बच्चों का डी है वो बिल्कुल सही है, कई बच्चों का सी भी है। चलो देखिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो लगाए गए बल का मान क्या होगा? 40 न्यूटन, 400 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन। कई तो क्या है कि सवालों को देख के ही घबरा जी है। कई बच्चे तो कभी भी न्यूमेरिकल आते हैं ना, न्यूमेरिकल देख के या कोई समीकरण होती है उनको देख के ही घबरा जी है। घबराने से नहीं, सामना करो ना यार, घबराते क्यों हैं? तो घबराना नहीं है, चीजों का सामना करना है। घबराने से क्या होगा? चीजों को सीखेगा, अपने आप चीज निकल के आएगी सामने। ये आएगी कहां? आएगी बगल में, जिएगी। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो अपने आप देखो कैसे हो रहा है सवाल, देखो घबराने से क्या हुआ? कुछ नहीं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, 2 सेकंड, सेकंड क्या होता है? समय। तो ले समय 2 सेकंड। अच्छा, एक नियत बल कार्य रहता है, बल लग रहा है इस पर, ठीक है, ये लिख दिया साइड में, बल लग रहा है। यह वस्तु के वेग को 3 से, वस्तु का वेग 3 से कितना कर दिया? 3 से बढ़ाकर 7 कर दिया। तो ये वेग जो है वस्तु का, या लिख देता हूं मैं वेग कर दिया 3 से 7, और पूरा मीटर पर सेकंड किलोग्राम, अर्थात ये पूरा ऐसा ही एमकेएस पद्धति के अंदर है। तो बताइए लगाए गए बल का मान क्या होगा? अब बल का सूत्र अपन जानते हैं, एक तो होता है मा, एक तो बल का सूत्र क्या होता है? मा से हमेशा बल, और एक होता है गति का दूसरा नियम की संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब समय का भाग, कार्य करने की दर कार्य बटा समय, संवेग परिवर्तन दर संवेग बटा समय, विस्थापन में परिवर्तन दर विस्थापन बटा समय। दर का मतलब होता है समय, आवेश प्रवाह की दर आवेश बटा समय, कभी भी दर बोले समय का भाग। तो यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग बटा समय बल के बराबर होता है गति का दूसरा नियम। किसने दिया था? न्यूटन ने। और तीनों के तीनों नियम बल को ही समझाते हैं, याद रखना। अच्छा, यहां पर बताइएगा, इसको यदि मैं तोड़ूं तो ये हो जाएगा डेल, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। देखो सवाल हुआ अपॉन में डेल टी, और ये एम को मैं बाहर ले रहा हूं तो एम आ गया बाहर, ये सवाल यहीं पर खत्म होगा, बटे डेल टी, बस मान जमाने हैं। बताइए एम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5। डेल वी का मतलब वेग में परिवर्तन, डेल का मतलब परिवर्तन होता है, ये डेल सिंबल फिजिक्स में होता है परिवर्तन का है। तेरी तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं? डेल एल, तेरी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है? अच्छा, तो यहां पर डेल का मतलब परिवर्तन, तो बताओ वी का मतलब वेग में परिवर्तन, 7-3 लिख दूं मैं, 7-3। और इस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है, वो समय अंतराल कितना है, वो टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड, जिसको अपन टी या चाहे तो डेल टी लिख दे, वो यहां पर सिंबल में डेल टी लिख रखा है सूत्र में। और बताइए कितना है? 5, या आपके दे रखा है 5, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल, और 7 में से 3 गए, तो बताओ कितने बचे? 4 है। 7 में से 3 गए तो कितने आए? 4। तो यहां पर 4 कहां गया? 4 तो इसमें ऑप्शन नहीं, तो 5 डेल वी, 7-3, 7 में से 3 गए तो कितने आ गए? 4, और डेल टी समय कितना? अच्छा, यहां पर इस समय अपन ने गलत लिख दिया, समय यहां पर 2 सेकंड है, ये समय जो है रे यहां भी इसको थोड़ा सा ले। अच्छा, समय दे रखा है 2 सेकंड,
ठीक है, तो यहां पर ये 2 लिख दिया अपन ने, तो कटेगा नहीं है, 5 ऐसे कैसे रहेगा। इसको भी एक बार मैं सही करके लिख दूं, ये ले और ये ले भाई, और अच्छा अब देखो आप, तो बताइए m कितना दे रखा है, बोलो 5। ये क्या है, बिल्कुल नजदीक रहता है बोर्ड, थोड़ा सा इसको लिखने में थोड़ी परेशानी आती है। 5 गुना 7 - 3 बटे में, अब बताओ समय कितना दे रखा है, 2। अब कर लोगे इसको सॉल्व, 5 गुना 7 में से 3 गई तो 4 बटे 2, और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 10 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल है ये, अपन जानते हैं बल के 2 सूत्र आप इससे भी निकाल सकते हो। ये क्या होता है, वही वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वही आएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। देखो ये आ गया m, और a होता है डेल v अपॉन डेल टी। आगे तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि आप गुना भाग जोड़ बाकी, ये तो आपको आना चाहिए। चलिएगा अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तरंग जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, 330 मीटर पर सेकंड के वेग से संचरण कर रही है, इसी माध्यम में 512 हर्ट्ज वाली तरंग की गति क्या होगी। जल्दी से बताइएगा आंसर, महत्वपूर्ण आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 256 मीटर पर सेकंड, 84480 मीटर पर सेकंड, 1.2890 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, धुआंधार 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 धुआंधार, अरे जल्दी चलने दो, सूतम सूत सूतम सूत सूतम सूत, जल्दी करो। डी आ रहा है बच्चों की, कईयों के, नरेश नवनीत। चलें देखिए, आप जो बच्चे लगातार टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं या लगातार जो वीडियो देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको क्वेश्चनों में कहीं पर भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है। जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है, निश्चित मानिएगा या तो उन्होंने ढंग से वीडियोज को नहीं देखा है, या फिर टेलीग्राम से भी लिंकअप नहीं हुए, जहां पर मैंने क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला भी बनाई थी। क्या देखिएगा आंसर देखिएगा। आवृत्ति दे रखी है 256 हर्ट्ज, 330 मीटर है, तो 256 हर्ट्ज आवृत्ति। एक लाइन का सवाल खत्म हो गया, जल्दी से देखो, सवाल ही खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, देख लो, खत्म हो जाएगा। यदि आवृत्ति को 512 हर्ट्ज करते हैं तो वेग पूछा है, वेग पूछा है, कहीं तो निकालने बैठ गए, जोड़ बाकी गुणा भाग धुआंधार कर। हर सवाल में जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होता, वो आपका कॉमन सेंस भी चेक करता है, एग्जामिनर कॉमन सेंस भी चेक करता है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आंसर 330 ही आएगा, कुछ नहीं करना। 330, जहां उसकी आवृत्ति और भी कुछ ज्यादा कम कर दे, माध्यम वही है, माध्यम वही है, तो आंसर वही आएगा 330। क्यों? क्योंकि याद रखना, यदि माध्यम समान है तो ध्वनि की जो चाल है, वेग है, ये कभी भी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। अलग अलग प्रकार की यदि आवृत्तियां हैं, लेकिन माध्यम समान है, तो उनके चलने की जो रफ्तार होगी, जो जिन चीजों से वो आवृत्तियां निकल रही है, जो ध्वनि तरंगे निकल रही है, उनकी चलने की रफ्तार समान होगी। कैसे, जरा समझ लेना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। सुन लेना, जैसे अपने कोई मंडली बैठ गई, आपकी जैसी नौकरी लग गई, और नौकरी लगने के बाद में आपने सवामणी कर दी, और सवामणी करी तो उसमें आपने बुला ली, भाई मंडली बुला ली, सुंदरकांड करा लिया, या कोई भजन कीर्तन करा लिया, रात्रि जागरण करा दिया। और रात्रि जागना जब अपन ने कराया तो मंडली बैठ गई, एक हारमोनियम बजा रहा है, एक पुपाड़ी बजा रहा है, पुपाड़ी, एक आपके ढोलक बजा रहा है, एक नगाड़ा बजा रहा है। अब बताओ, जब ये सब एक साथ बजाते हैं कलाकार, तो उनकी आवाज कान पर एक साथ आती है, अलग अलग आती है? जब ये बजाते हैं तो सभी की आवृत्तियां अलग अलग होती है। पुपाड़ी की आवृत्ति अलग होगी, आपके हारमोनियम की अलग होगी, गिटार की अलग होगी, सितार की अलग होगी, बांसुरी की अलग होगी, नगाड़े की अलग होगी, ढोलक की अलग होगी। सभी की आवाज अलग अलग होती है, किसी की मोटी, किसी की पतली, मोटी पतली, इसका मतलब सभी की आवृत्ति अलग अलग। लेकिन चूंकि अपन बैठे हैं, ये पूरा पूरा वातावरण एक जैसा है, माध्यम एक जैसा है, तो सभी एक साथ आपके पास कानों में दौड़ के आती है। इसका मतलब सभी के चलने की रफ्तार समान होगी, भले ही सबकी आवृत्तियां अलग अलग है, भले ही सभी मोटी पतली है। आवृत्ति का मतलब मोटे तौर पर याद रखो, मोटी पतली, आवृत्तियां अलग अलग हो जाना मतलब मोटी पतली हो जाना, लेकिन सभी की रफ्तार क्या होगी, समान होगी। ये नहीं है कि गुरुजी पहले तो सारंगी आई, फिर थोड़ी देर बाद में गुरुजी अब आई है नगाड़ा की, तो नगाड़ा की तो इतनी देर बाद में आई है। अरे भाई, सब साथ साथ आती है, और जब सब साथ साथ आती है तभी तो वहां पर एकदम आपके स्वर बनता है, वहीं पर आपको संगीत का मजा आता है। ये थोड़ी कि अभी तो नगाड़े की आ रही है, अब बांसुरी की आ रही है, सितार की आ रही है। तो याद रखना, माध्यम समान है, तो ऐसी स्थिति में आवृत्ति बदलने पर भी आवृत्ति चाल क्या होगी, समान होगी। तो याद रखें, इसका आंसर कितना होगा, 330 इसका आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन पर देखिएगा,
किसी समतल दर्पण से प्रकाश की किरण को थीटा कोण से घुमाने के लिए दर्पण को घुमाना पड़ेगा। बताइए, किसी समतल दर्पण से प्रकाश की किरण को थीटा कोण से घुमाने के लिए दर्पण को घुमाना पड़ेगा। और मैं आपको यह है कि दर्पण को घुमाना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर कुछ दिनों पहले, बस अब नहीं बोलूंगा आगे, उससे कई बच्चों को हिंट भी मिल गया होगा, वैसे देना नहीं चाहिए। कुछ दिनों पहले शब्द बोलना ही एक हिंट हो गया, कुछ दिनों पहले बोलना ही एक हिंट हो गया। ए आंसर आ रहा है, ए। और जिनका भी ए है, अफसोस है कि ये आंसर उनका गलत है। हतप्रत हो गए बच्चे, ये साला ये क्या, ये तो 2 थीटा, ये तो रटा पड़ा था, ये कैसे गलत हुआ। तो याद रखना, आपको मैंने वहां पर समतल दर्पण के वीडियो में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि दर्पण को, सुन लेना, जिंदगी में गलत नहीं होगा, सवाल को पढ़ते नहीं हो। दर्पण को थीटा घुमाते हैं, थीटा कोण घुमाते हैं, ये कौन है यहां पर लिख लें छोटा सा। जब दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट होने वाली किरण, परावर्तित किरण रिफ्लेक्ट जो होती है, बताओ कितने कोण से घूम जाती है, 2 थीटा से। लेकिन सवाल में ये कहां पर पूछा है, नहीं पूछा, उल्टा पूछ दिया मैंने, उल्टा घुमा दिया। मतलब याद रखें, किसी भी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण दुगने कोण से घूमती है। अब यहां क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण से प्रकाश की किरण को थीटा कोण से घुमा रहे हैं, ये प्रकाश की जो किरण है उसको थीटा कोण से घुमा दें, तो बताओ जब इसको थीटा कोण यदि अपन चाहते हैं अपन कि थीटा कोण से घूमे, तो आपको पता है ये हमेशा इसकी डबल होती है, या यूं कहिएगा कि ये वाली चीज, इधर वाली चीज हमेशा इसकी आधी होती है। तो बताओ जब अपन ने इधर थीटा लिया तो ये बताओ ये क्या होगा, θ/2। तो यहां पर क्लियर हो गया ये कि जब दर्पण थीटा कोण से घूमता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती है, और जब दर्पण θ/2 कोण से घूमेगा तो परावर्तित किरण θ/2 का डबल करो, कितना आ जाएगा, थीटा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात यहां पर याद रखिएगा, दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती है। क्लियर। और यदि यहां पर आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा, ढंग से पढ़े, प्रकाश की किरण को थीटा कोण से घुमाया है, तो जब इसको थीटा ही ले रहे हैं यहां पर, तो आप जो सोचो थीटा यहां पर 2 थीटा, और जब मैं यहां पर थीटा ले रहा हूं तो आपको पता है इसका आधा होगा, क्योंकि देखो थीटा 2 थीटा में ये 2 थीटा डबल है, ये इसका आधा है। तो यहां पर जब ये थीटा लिया तो बताओ ये कितना होगा, θ/2। और यहां पर क्वेश्चन में प्रकाश की किरण को थीटा कोण से घुमा रहा है, तो पूछा दर्पण को कितने कोण से घुमाना पड़ेगा, और वो आएगा θ/2। उल्टा पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन अब मैं बोलना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, और जिन बच्चों ने इसको किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिएगा अगले सवाल पर, तो ऐसे नहीं है कि रटा रटाया आंसर दें, धुआंधार शेयर है, शेयर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध संश्लेषित बहुलक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध संश्लेषित बहुलक है, रबड़ व सिल्क, पीवीसी व रबड़, लेदर व सेलोफोन, गन कॉटन व पीवीसी। आंसर बताइएगा। 3 तरह के बहुलक, बहुलक का पूरा वीडियो पॉलीमर का बता रखा है, आपने देखा होगा। बहुलक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है संश्लेषित। बहुलक के प्रकार पूरा डिटेल के अंदर है। यहां पर केवल क्वेश्चनों की श्रृंखला में केवल आंशिक बात करते हैं, पूरी डिटेल में नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव रहता है। एक होता है अर्ध संश्लेषित। तो 3 तरह के बहुलक मैंने आपको बताए थे, अर्ध संश्लेषित। क्लियर। प्राकृतिक बहुलक जैसे अपन जानते हैं, जैसे आपके कॉटन है, ऊन है, रबड़ है, कपास है, सिल्क है, ये सब के सब आपके प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे मैंने वापस बोलूं एक बार के लिए, जैसे आपके कॉटन, कॉटन मींस कपास, मैंने 2 बार लिख दिया, ऊन है, रबड़ है, सिल्क है, सेल्यूलोज है। ऐसे ही संश्लेषित है आपके, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन, जैसे आपके पॉलिस्टर है, जैसे पीवीसी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, या कई बच्चे बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, उच्चारण का फर्क है। जैसे नाइलॉन है, ये आपके कहलाते हैं संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित बहुलक जैसे आपके गन कॉटन, अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण में लिख रहा हूं, यहीं पर लिख दूं, ये रहा, इधर लिखा, इसका मैं लिख दूं, जैसे आपके गन कॉटन के सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है, सेल्यूलोज जो होता है उसका नाइट्रो व्युत्पन्न होता है गन कॉटन। जैसे आपके लेदर है, लेदर, जैसे आपके वल्कनीकृत रबड़ है, वल्कनीकृत रबड़,
वल्कनीकृत रबड़, सेलोफेन, ये सब आपके सेलोफेन हुआ, वल्कनीकृत रबड़ हुआ, वल्कनीकृत रबड़, रबड़ नहीं, सिंपल रबड़ यदि पूछे प्राकृतिक रबड़ तो प्राकृतिक है, लेकिन वल्कनीकृत रबड़ कहे, ये सब के सब आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, अर्ध संश्लेषित बहुलक हैं। तो बताइए राइट आंसर, जल्दी से बोले, बहुलक के अंदर डिटेल में पढ़ लेना, वहां पर देख लेना। तो बताइए इसके अंदर अर्ध संश्लेषित बहुलक है, राइट आंसर। तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, और आंसर इसका आएगा लेदर और सेलोफेन। तो ये इसका आंसर है, क्लियर। और में देखो ये इसमें प्राकृतिक आ गया, इसमें ये प्राकृतिक आ गया, क्लियर। इसमें देखो आप पीवीसी आ गया, पीवीसी संश्लेषित है या अर्ध संश्लेषित पूछा है, तो यही आंसर आएगा तीसरा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। सीमेंट में क्ले कहलाता है, जल्दी बताइएगा अगला क्वेश्चन। सीमेंट में क्ले कहलाता है, क्ले क्या होता है सीमेंट में? सीमेंट में क्ले कहलाता है, क्ले क्या होता है? क्ले, व्हाट इज क्ले? सीमेंट क्या चीज है? सीमेंट आपके पाठ्यक्रम में है। और ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन अर्ध संश्लेषित बहुलक था, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये कक्षा 12 चैप्टर 15 के अंदर पेज नंबर 332, क्योंकि आपके स्तर 11-12 लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के अंदर। रीट पाठ्यक्रम ये स्तर 11-12, मतलब आपका जो भी टॉपिक पढ़ रहे जरा 11-12 से अप्रोच थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि पेपर आने के बाद में वहां कुछ नहीं है, वो आपको आना ही चाहिए, ध्यान रखना, बस इतनी सी बात है। इसलिए जितनी तैयारी करनी है ठोक के अभी कर लेना। सीमेंट में क्ले कहलाता है, आंसर डी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, सभी तरह के आंसर आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिलिका और एल्यूमिना का जो मिश्रण होता है ये क्ले कहलाता है। सिलिका SiO2 और एल्यूमिना होता है Al2O3, ये एल्यूमिना। इनका जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्ले बोलते हैं। साथ में अपन चूना पत्थर है, इनको सबको अपन एक सिलेंड्रिकली रोटेटरी जो भट्टी होती है उसके अंदर इनको पीसते हैं और वहां पर चूर्ण बनाते हैं। देन आफ्टर उसके अंदर जिप्सम मिलाते हैं, फिर सीमेंट तैयार होती है। तो सीमेंट क्या है, कैसे बनाते हैं, पूरा एक कंप्लीट वीडियो सीमेंट का है, वहां पर भी आपको पूरा इसके अंदर बता रखा है। पोर्टलैंड क्या होती है, सीमेंट कहां से क्या, उसकी हिस्ट्री के साथ, तो वहां पर है। तो इसका राइट आंसर आएगा सिलिका और एल्यूमिना का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, किसी आवेश को प्रोवाइड करने में किया गया कार्य W होगा। यहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। ये देखो, ये क्या मतलब है, आपको ये नहीं बताएगा कि I क्या है, T क्या है, ये आपको आना चाहिए कि I क्या है T क्या है। ये मतलब प्रतीकों के सामान्य अर्थ। आजकल क्वेश्चन में ऐसा लिखता नहीं है कि I क्या है, T क्या है, वो कहता है भाई आपको खुद को भी सिंबल पता होना चाहिए कि जैसे प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से, समय को किससे दर्शाते हैं, T से। ये आपको पता खुद को होना चाहिए। तो वही चीज है यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, आपके विद्युत धारा पाठ्यक्रम में उल्लेखित उससे संदर्भित क्वेश्चन आंसर आने दो। यदि आंसर में आप कहीं पर भी चूक खा रहे हो तो सुधार करने की अति आवश्यकता, सुधार करते चलें और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते हुए आगे बढ़ते चलें। लगातार अपन प्रयास अच्छे सकारात्मक करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमको मंजिल मिलने में कहीं पर भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आंसर डी आ रहा है। सुरे फटकार मार गया, फटकार मार गया, फटकार, अरे मारे फटकार, ठाकुर निशांत फटकार मारे। आंसर आ रहा है बी बी डी बी बी, ए डी बी बी डी बी डी बी डी दो, कोई बीड़ी, यहां पर कोई बीड़ी चल रही है, बीड़ी। अच्छा, बच्चों के बी आंसर आ रहे हैं कॉपी के, तो बी आंसर आ रहे हैं W बराबर QT। बी में बहुत तगड़ा धुआंधार मामला चल रहा है, बी 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 धुआंधार चल रहा है। और ये जिनका भी बी बी है उनका आंसर गलत है। ये लो का मामला ही खत्म करो। और बी बी कर रहे थे धुआंधार, मामला ही खत्म हो गया। लो क्या कर लोगे, जरा सुने कि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव का सूत्र है V बराबर W बटे Q। तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा, QV। यह आंसर है। विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा होती है, अभी बताया था आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा समय, दर का मतलब समय। तो Q बराबर क्यूइट बताया था मैंने, क्यूइट। ये बच्चा जो जन्म हुआ है तो बड़ा क्यूइट है, क्यूआईटी। तो Q बराबर होता है IT। तो Q बराबर IT, तो ये फॉर्मूला भी गलत है। ये भी W बराबर QT, ये भी गलत है, क्योंकि W बराबर आ रहा है Q के साथ V आएगा, Q के साथ T नहीं आएगा, Q के साथ V आएगा।
और ये याद रखना, विद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, याद रखना। चलें आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। जर्मन सिल्वर बना होता है Cu प्लस Ag प्लस Zn, Ag प्लस Ge प्लस Cr, MO प्लस Si प्लस As, Ni प्लस Zn प्लस Cu। मैं आपको हिंट बताना चाहूंगा हल्का सा। जर्मन सिल्वर बहुत महत्वपूर्ण मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर बताइए किसका बना होता है, जल्दी से बताइएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सुरक्षित स्कोर सिलेक्शन के लिए। आपको भी पता है कि उस सुरक्षित स्कोर तक पहुंचने के लिए हर क्वेश्चन बहुत अहम है, हर सब्जेक्ट अहम है, क्योंकि जहां पर भी चूक होगी उसी स्थिति के अंदर परेशानियां डेवलप होगी। चले बताइएगा। जर्मन सिल्वर, आपको मैं बता दूं, इस जर्मन सिल्वर जो है इसी को बोलते हैं निकल पीतल। निकल पीतल, इसी का नाम है पीतल। और मैंने आपको पीतल को बताया था, पीतल का याद करवाया था। पीतल को बोलते हैं ताजी ताजी पिताजी, पिताजी ताजी पिताजी। पीतल बना हुआ होता है, पी का मतलब पीतल बना होता है तांबा और जिंक से। ताजी, ताजी का मतलब पीतल बना होता है ता से तांबा और जी से जिंक। तो पीतल बना हुआ होता है तांबा और जिंक से। क्लियर? जिंक है ये, थोड़ा सा मैं इसको सही करके लिख दूं, तांबा प्लस जिंक से। तो तांबा प्लस जिंक से बना हुआ होता है। ठीक है, कैसे याद है? पिताजी, पी का मतलब पीतल, तांबा और जिंक से बना हुआ होता है। और मैंने यहां पर क्या लिखा? निकल पीतल। निकल पीतल का मतलब तांबा जिंक तो है ही, तांबा भी है जिंक भी है, लेकिन साथ में क्या आएगा? निकल भी आएगा। तो बताइए आंसर क्या आएगा? Ni, तांबे को बोलते हैं Cu और Zn। तो बताओ कौन सा राइट आंसर दिख रहा है आपको? Ni, Cu और Zn, आगे पीछे कैसे भी है। तो राइट आंसर आपके डी आ गया। इसको अपन नई चांदी भी कहते हैं, जर्मन सिल्वर को नई चांदी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नई चांदी। निकल पीतल भी बोलते हैं, नई चांदी भी बोलते हैं। और इसका सर्वप्रथम उपयोग जर्मनी के जो धातु कर्मी थे उन्होंने काम में लिया, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। इसमें चांदी 0% होती है, भले इसका नाम सिल्वर है। चांदी को बोलते हैं सिल्वर, इसमें चांदी 0% होती है, याद रखना। क्लियर? तो इसको याद रखने का तरीका, जर्मनी, जर्मनी, जैनी, जर्मनी, जनी, जनी, जर्मनी। जर्मनी में जाओ, तांबे का पात्र लेके, वहां पर शिव जी भगवान ने लोटा पानी का चढ़ा दो। तो तांबे का लोटा लेके जाओ, कॉपर का मतलब तांबे का, शिव जी भगवान के ऊपर अपन जाते हैं पानी लेके, तांबे का लोटा लेके जाते हैं रामझारा। तो तांबे का लोटा लेके जाओ, कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी, जर्मनी में जाओ, है तो याद रखे आपके तांबे का लोटा लेके जर्मनी। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, निकल पीतल से भी याद रख सकते हो, निकल और पीतल, पीतल मतलब तांबा जिंक। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? जल्दी बताइएगा, कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? शिवम गर्ग ओके। इंग्लिश के अंदर मैं इंग्लिश से रिपीट कर दूंगा, यहां पर बता दूंगा। ब्रास, पीतल, स्टेनलेस स्टील, धुआं, स्मोक, गुब्बारों में भरी वायु, बैलून्स के अंदर जो एयर भरी हुई है। तो बताइए कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? जल्दी से आंसर। टेलीग्राम, कई बच्चे पूछ रहे हैं, टेलीग्राम जो है ये कई वीडियो में मैंने बता रखा है। टेलीग्राम का जो नाम है, यदि आप टेलीग्राम आपको मिल नहीं रहा, कई बच्चे पूछ रहे हैं, तो टेलीग्राम ऐप सर्च करके उस पर आप वही साइंस फर्स्ट, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस फर्स्ट, आप सर्च करिएगा और वहां पर आपको टेलीग्राम पर आप लिंक हो जाइएगा। तो टेलीग्राम का नाम है साइंस फर्स्ट, जिन्होंने पूछा है। कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? जरा देखें, ये मिश्र धातु, ये मिश्र धातु। मिश्र धातु हमेशा समांगी होते हैं, विलयन होते हैं, समांगी होते हैं मिश्र धातु। और वायु, वायु और वायु, गैस और गैस हमेशा विलयन ही होंगे, अर्थात ये भी समांगी होंगे। याद रखना, विलयन हमेशा समांगी। तो अपने आप ही है धुआं। धुआं में क्या होता है? धुआं में क्या होता है? गैस प्लस ठोस, कोलाइडी। धुआं उदाहरण है कोलाइडी का। गैस के अंदर ठोस के कण होते हैं, धुआं के अंदर। देखना आप, है कई बार तो गाड़ी पीछे से धुआं है और अपने शर्ट के ऊपर चिपक जाते हैं ना छोटे छोटे ठोस के कण। तो गैस और ठोस, गैस और ठोस का कोलाइडी है धुआं। और याद रखना, विलयन को छोड़ के कोलाइडी और निलंबन, ये दोनों के दोनों विस्मांगी है।
केवल विलयन ही समांगी होते हैं, और प्रत्येक मिश्र धातु दुनिया के अंदर वो बताओ क्या होगा, समांगी होगा। और गैस से गैस, यदि गैस में गैस मिल रही है तो पक्का है समांगी ही होगा। तो विषमांगी यहां पर राइट आंसर कौन सा आएगा, धुआं आएगा। तो राइट आंसर यहां पर धुआं। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। सिरके को खाने के सोडे से क्रिया कराने पर उत्पन्न गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करा जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। इस दूधियेपन का क्या कारण है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी बताइएगा, तेज गति से बताइएगा, आगे बढ़े। धुआं उड़ा देंगे, धुआं धुआं उड़ा दे छोरे, धुआं उठा दे, धुआंधार उड़ा रहा है। सवालों के आंसर उड़ा, आंसर उड़ा। हाँ भाई, सिरका एसिटिक एसिड को खाने के सोडे से क्रिया कराने पर उत्पन्न गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है। दूधियेपन का कारण क्या है? चलो देखिएगा इसका आंसर और आप मैच करिएगा। सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH बोलते हैं, COOH सिरका। खाने का सोडा, पूरा आपको मैंने लवण के अंदर समझा रखा है, कैसे याद रखते हैं वहां पर देख लेना लवण वाले वीडियो के अंदर। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई लगाते हैं बच्चे घरों में है खाना बनाने के लिए, तो खाने का सोडा बाई, जिसमें बाई आ जाता है खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और बताइए यहां से बनती है CH3COONA प्लस CO2 प्लस पानी निकल है, पानी निकल गया H2। अब ये जो गैस बनी CO2, इसको अपन किसमें कर रहे हैं, चूने के पानी में। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये वाली जो गैस बनी है इसको अपन भेज रहे हैं CO2 को। तो बताओ ऐसी स्थिति में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और फिर वापस पानी निकल जाएगा। तो बताइए ये कैल्शियम कार्बोनेट ये अघुलनशील है जल में, और जल में अघुलनशील है, उसी से दूधियापन आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां पर बताइए राइट आंसर क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जिनका भी कैल्शियम कार्बोनेट है बिल्कुल सही है। वापस देखो तेज गति से, ये सिरका है एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं CH3COOH, और इसके बाद में खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, इससे अभी क्या कर रही, तो CH3COONA प्लस गैस बनी CO2 प्लस पानी निकला। और इस गैस को CO2 को यहां पर अपन ने चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को अपन ने प्रोवाइड करी, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अघुलनशील है, यही दूधियेपन का कारण है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। संभावित सवालों में से एक है कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील है जो दूधियेपन का कारण है। तो राइट आंसर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, बी आंसर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिएगा, 1 जूल का मान होता है, जल्दी बताओ, 4.2 कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी, 0.24 किलो कैलोरी, 0.24 कैलोरी। जल्दी बताइएगा 1 जूल का मान कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 जूल का मान कितना होगा बताइएगा। यस, एक जूल का मान कितना होगा, बी आंसर आ रहा है 4.2 किलो कैलोरी। कईयों का ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बी ए धुआंधार, बी ए डी, बी ए रे बी ए, तुम तो साइंस के BSc कहां लग गए रे, बी ए। 1 जूल का इसका मतलब आपने उष्मा गतिकी का वीडियो नहीं देखा, देख लेना, रीट 2018 का भी सवाल है ये। अफसोस है कि आपको इससे पहले वाली रीट का सवाल भी नहीं आया। आप ये मान लो इससे पहले वाली रीट के अंदर का भी सवाल में भी आप चक्कर खा रहे हैं, इसका मतलब आपको पहले वाले क्वेश्चनों में भी दिक्कत है। डीडी बीबी डीडी ए धुआंधार मामला चले देखें। देखो लोरी लोरी नाम तेरा क्या, कैलोरी, और ये क्या है, जूल। अब मैंने याद भी कराया था, कैलोरी 3 शब्द है, 1 2 3, जूल 2 ही शब्द है। इसका मतलब इसमें बराबर करेंगे तो बराबर कहां हुए, ये 3 बैठे हैं, यहां पर 2 ही बैठे हैं, तो एक और कुछ बैठा दो, एक यहां पर कोई संख्या बैठा दो, वो है 4.18। ये पूरी एक संख्या है, तो नग गिन लो, 1 नग है, पूरी संख्या 1 नग है, ये 2 और 1 3, इधर भी 3 है, 1 2 3। तो याद रखना हमेशा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 लगा दो, किसी का आगे कोई भी नहीं, 1 तो ही, किसी का कोई भी नहीं, भगवान तो ही, तो 1 तो हमेशा रहेगा। तो बताइए यहां पर 1 कैलोरी नहीं पूछा, यहां पर पूछा है 1 जूल, तो बताइए 1 जूल 1 जूल 1 जूल, तो 1 जूल बराबर आंसर आ गया। 1 जूल बराबर जैसे नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4.18 और कैलोरी, और बताइए 1 में 4.18 का भाग देंगे, ये आएगा 0.24, तो 0.24 कैलोरी भाग दे लेना, यही आएगा। मेरा दिया हुआ है भाई, तुम भी दे देना, मेरा दिया हुआ है।
तो बताइए 1 जूल होगा 0.24 कैलोरी, ये पूछा है। हाँ 1 कैलोरी पूछता तो 4.18 जूल को कई बार 4.2 जूल भी बोल देते हैं, पूर्णांकित कर देते हैं, 4.20 जूल बोल देते हैं। तो यहां पर राइट आंसर आएगा 0.24, तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। राइट आंसर डी आएगा। क्लियर, किलो कैलोरी पे नहीं आएगा, डी जिनका है बिल्कुल सही है। चले अगले क्वेश्चन पर आइएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है? अगला क्वेश्चन कक्षा 7th क्लास का सवाल है, चैप्टर नंबर 17 में। 7वीं क्लास का सवाल है ये, मैं बता देता हूं। 7वीं क्लास का सवाल है, 7th क्लास के अंदर SIERT की जो बुक है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, SIERT की जो किताबें होती है, जिनको अपन बोर्ड की किताबें बोल देते हैं, 6 से 8 तक किताबें बोर्ड की न होकर SIERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर रिलीज करता है। वहां पर कक्षा 7 की किताब जो है, यो समझिएगा कि यही स्कूली पाठ्यक्रम में चल रही है, उसमें चैप्टर नंबर 13 दिया हुआ है। वहां पर ये आपके प्रिंटर है, और याद रखना बच्चों, आपके टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर दिया हुआ है। तो मैं आपको यहां पर हल्का सा बता दूं कि प्रिंटर जो है मेनली, ध्यान दीजिएगा जल्दी से, प्रिंटर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर, जल्दी से समझ लीजिएगा, और एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये आजकल प्रचलन में नहीं है। इसका उदाहरण जैसे इंपैक्ट प्रिंटर की उदाहरण की यदि अपन बात करें तो इसके उदाहरण होते हैं, जैसे यहां पे लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इसका उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्रम प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर इसके उदाहरण है। या इसके अलावा डेजी व्हील, यहां पे लिख दूं, मैं हिंदी में लिख दूं डेजी व्हील, ये इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये इंपैक्ट प्रिंटर के। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, ये वर्तमान में काम में लेते हैं। इसके उदाहरण जैसे इंकजेट प्रिंटर, यहां ब्रैकेट में लिखूं मैं इंकजेट प्रिंटर, याद रखना ये आएंगे इंकजेट प्रिंटर। इसके अलावा लेजर प्रिंटर, जनरली यही काम में लेते हैं अपने घरों में, इनमें यही होता है, लेजर प्रिंटर। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर क्या होता है मैं आपको बता दूं, जरा मेरी बात को सुने। आपने कभी देखा होगा एटीएम पर जैसे अपन पैसे निकालते हैं, रसीद निकल के आती है टक देसी, ये थर्मल प्रिंटर ही होता है। थर्मल प्रिंटर से खटा देसी जो बन के आ जाता है वो थर्मल प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखा होगा, डॉट मैट्रिक्स में जैसे आप बैंकों में जाते हैं वहां पर पासबुक प्रिंट कराते हैं ऐसे घर घर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। लेकिन थर्मल प्रिंटर जैसे आप याद रख लेना, एटीएम के अंदर जो आपकी रसीद बन के आती है वो थर्मल प्रिंटर होता है। ये सब के सब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। अब ये जो इंपैक्ट प्रिंटर है, इनमें एक रिबन होता है, और रिबन के साथ साथ यहां पर याद रखिएगा रिबन, और रिबन के साथ साथ वहां पर आपके एक पिन होती है, टाइपिंग पर आधारित होता है ये इंपैक्ट प्रिंटर। तो इनमें रिबन और रिबन के साथ एक पिन होती है, किस पर? इंपैक्ट प्रिंटर की बोल रहा हूं, और ये टाइपिंग पर आधारित होते हैं। कौन से? इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर? और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। वर्तमान में यही नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही चल रहे हैं। और ये जो प्रिंटर है, इनकी गति को सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम में मापते हैं। सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम में मापते हैं प्रिंटर की स्पीड को। सीपीएम का मतलब होता है, मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, कैरेक्टर पर सेकंड। वापिस बोल देता हूं, कैरेक्टर पर सेकंड। इसको अपन बोलते हैं लाइन पर मिनट, एम फॉर मिनट, और ये होता है पेज पर मिनट। तो 3 इनकी स्पीड होती है प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस से, एलपीएम से, और एक मैं लिख रहा हूं यहां पर पीपीएम से मेजर करते हैं। सीपीएम का मतलब होता है, सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड। एलपीएम का मतलब, एलपीएम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइन पर मिनट, और पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, और इससे स्पीड को मापा जाता है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर चूंकि ये जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे प्रिंट करता है, और ये जो होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये पूरे पेज को निकालते हैं। तो जब पूरा पेज एक साथ निकलता है तो पीपीएम में स्पीड मापते हैं, और पूरा पेज एक साथ नहीं निकलता, आपके डॉट डॉट करके ऐसे घर घर ऐसे आते हैं, तो सीपीएस में है, और पूरी लाइन एक साथ छपती है तो वो एलपीएम में है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमेशा अपनी स्पीड को मेजर करता है किसमें? सीपीएस के अंदर। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड। सीपीएस का मतलब कैरेक्टर पर सेकंड। टाइम इसलिए लगता है,
थोड़े से क्वेश्चनों में 5 से 10 मिनट ऊपर इसलिए बढ़ती है क्योंकि चीज समझ ली कि यार प्रिंटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट के ये उदाहरण, नॉन इंपैक्ट के ये उदाहरण। प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम में मेजर करते हैं। इनकी फुल फॉर्म मैंने बताई क्लास 7 के अंदर चैप्टर नंबर 13 में एसआईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए अपन को ये सब कुछ पता होना चाहिए। यदि याद नहीं करेंगे तो फिर अब सवाल फिर वहां पर दिक्कत आएगी। चलेगा अगले क्वेश्चन पर। सत्य कथन बताइए। ग्रेट बियर तारामंडल को गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में आसानी से देख सकते हैं। अर्सा मेजर तारामंडल को गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में नहीं देख सकते। बिग बियर तारामंडल गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में नहीं देख सकते। सप्तऋषि तारामंडल को गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में नहीं देख सकते। ये लास्ट में कटा हुआ है, मैं बोल देता हूं, रात्रि के प्रथम पहर में नहीं देख सकते। जो ये लाइन है, यही लाइन इसी क्वेश्चन के नीचे है। ये जो लाइन है यही लाइन इस क्वेश्चन के नीचे है, लेकिन नीचे चला गया तो दिखेगा नहीं। क्लियर? अच्छा, जल्दी से बताइएगा। 8वीं क्लास का सवाल है, एनसीईआरटी के अंदर 8th क्लास की बुक का सवाल है। 8th क्लास में एनसीईआरटी के अंदर है, 8th क्लास में एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 17 में दिया हुआ है। 17वें पार्ट के अंदर सवाल है, वहां से लिया है। जल्दी से बताइएगा आंसर, आगे बढ़े तेज गति से। चलिएगा, बिल्कुल जिन बच्चों का ए डी सभी तरह का आ रहा है तो सुन लें। अब इतना सा, इतने एक बात इसका बता दें, यह आंसर इसका ए बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ए। आप सप्तऋषि मंडल, तारामंडल पूरा वीडियो देख लेना। सप्तऋषि का मैंने आपको पूरा ब्रह्मांड का वीडियो है, और संयोगिता ब्रह्मांड का वीडियो भी अपन ने जिस दिन मैंने पढ़ाया था उस दिन शिवरात्रि थी, वो भी लाइव क्लास के अंदर था। सप्तऋषि को ही, सप्तऋषि मंडल को ही अपन बोलते हैं, याद रखना, अर्सा मेजर। इसी को बोलते हैं अर्सा मेजर, और इसी का नाम है बिग बियर, और इसी का नाम है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि बोलो, अर्सा मेजर बोलो, बिग बियर बोलो, तो बताइए। और इसी का नाम है ग्रेट बियर, इसी को ग्रेट बियर बोलते हैं। मतलब ये सब पर्यायवाची है। और आप जानते हो सप्तऋषि को गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में आसानी से देख सकते हैं। तो बताओ, देखो ग्रेट बियर भी यही है, अर्सा मेजर भी, बिग बियर भी और सप्तऋषि सब एक ही है ये। और इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। यहां तीनों में लिख रखा है नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इसका मतलब तीनों सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि एक ही चीज है ये। ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि मंडल एक ही है, ये तारामंडल का नाम है। विभिन्न प्रकार के तारामंडल मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें आपको मैंने सप्तऋषि मंडल, इसके अलावा ओरियन, कैसियोपिया, लियो मेजर, ये सब बताए थे। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। निम्न में से द्वितीयक ईंधन है, जल्दी से बताइएगा द्वितीयक ईंधन क्या है। डीजल, चारकोल, सीएनजी, एलपीजी, चारकोल, सीएनजी, गैसोलीन, सीएनजी, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी। जल्दी से बताइएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर अपने आप आपको दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे सवालों में भी गलती आपकी किसी भी मायने में नहीं होनी चाहिए। निम्न में से द्वितीयक ईंधन, देखो होता क्या है कि जो डायरेक्ट अपन को मिलता है इस प्रकृति से वो होता है प्राथमिक। जो डायरेक्ट मिलते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक। और जो डायरेक्ट नहीं मिलते, जिनका कि अपन कुछ न कुछ विधियों से आसवन करते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम डायरेक्ट काम में थोड़ी लेते हैं। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं, क्योंकि जब घुलनशील द्रवों के अंदर क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम का फर्क होता है तो प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। और जब पेट्रोलियम का अपन प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं, नाम है उसका रिफाइनरी। रिफाइनरी के अंदर जब उसको रिफाइन करते हैं पेट्रोलियम में, तो उससे मिलती है अपन को एलपीजी मिलती है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, मोम मिलती है, डामर मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती। तो जब अपन किसी को रिफाइन करके कोई चीज निकाल के काम में ले रहे हैं, वो सब आपका कहलाता है द्वितीय। और यदि प्रकृति से कोई चीज डायरेक्ट मिल रही है तो प्राथमिक। तो याद रखना, ये जो सीएनजी होती है, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जो है ये पेट्रोल के कुओं से डायरेक्ट मिलती है, सीधा इसका कुछ नहीं करना पड़ता। कई बार पेट्रोल को कुओं के पास भी इसके भंडार मिलते हैं। तो याद रखना, सीएनजी जो है ये प्राथमिक है। और इसके अलावा आपके डीजल है, चारकोल जो है, चारकोल जैसा कि आप सभी जानते हो चारकोल के बारे में, लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर मिलता है चारकोल। तो ये भी आपको लकड़ी को गर्म करा फिर उसके बाद में बना चारकोल। एलपीजी जानते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, सिलेंडरों में भरी हुई होती है, लिक्विड नहीं लिक्विफाइड द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये भी आपको पेट्रोलियम से मिली है, ये भी द्वितीयक है, ये द्वितीयक है, लेकिन ये यहां पर प्राथमिक है।
यहां पर देखो गैसोलीन का मतलब पेट्रोल ही होता है, ये द्वितीय का, ये प्राथमिक है। यहां पर पूछा द्वितीयक ईंधन का है, इन तीनों में सीएनजी बैठा है, सीएनजी प्राथमिक ईंधन का उदाहरण है। तो यहां पर राइट आंसर जो सही युग्म होगा जिसमें सभी के सभी द्वितीयक ईंधन है, डीजल, मिट्टी का तेल जिसको कैरोसिन कहते हैं, और एलपीजी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। अल्ना व रेडियस अस्थियां कहां पाई जाती है, जल्दी बताइएगा। अल्ना व रेडियस अस्थियां कहां पाई जाती है? अल्ना हाथ के अंदर की तरफ, रेडियस हाथ के बाहर की तरफ, अल्ना हाथ के बाहर की तरफ, रेडियस हाथ के अंदर की तरफ, दोनों हाथ के बाहर की तरफ, दोनों हाथ के अंदर की तरफ। जल्दी बताओ। बाय वाले बच्चों का तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चले तो देखो, अल्ना जो है ये अपने जो कहोनी है उसके नीचे जो है ये दो अस्थियां होती है। याद कैसे रखोगे? ए का मतलब अल्ना अंदर की ओर, तो याद भी रह जाएगा अल्ना अंदर की ओर, और अपने आप ही रेडियस बताओ क्या होगा? बाहर की ओर होगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर पहला ही आएगा, अल्ना अंदर की तरफ और रेडियस बाहर की तरफ। तो ये जो अल्ना और रेडियस है, ये दो अस्थियां होती है ये, और ये दोनों कोहनी के ऊपर जुड़ी रहती है ह्यूमरस से। ये ऊपर कोहनी के ऊपर ये जुड़ी रहती है, किससे? ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है। मैं यहां पर लिख दूं, ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है। और नीचे आपको पता है ये आपके नीचे होती है कलाई की अस्थियां, ये कलाई की क्या होती है? अस्थियां, और फिर नीचे आपके उंगलियां होती है। तो याद रखें, अल्ना हाथ के अंदर की तरफ और रेडियस जो होती है ये हाथ के बाहर की तरफ होती है। क्लियर? ये आपके याद रखना 7वीं क्लास के अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 92 पर, वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको आना ही चाहिए। याद कैसे रखोगे? अल्ना ए का मतलब अंदर की तरफ, ठीक है? अल्ना ए का मतलब अंदर की तरफ, तो अपने आप रेडियस क्या हो गई? बाहर की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित पीजीए में कार्बन अणु पाए जाते हैं। जल्दी बताओ इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित पीजीए का मतलब होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। पीजीए का मतलब मैं बता दूं, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ग्लिसरिक अम्ल, ये होता है इसका मतलब, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है? उसमें कितने अणु पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा। 2, 3, 4, 1। 9th क्लास के अंदर पेज नंबर 72 पर दिया हुआ है ये। 9th क्लास के अंदर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएससी की किताब में दिया हुआ है ये। 9th क्लास आरबीएससी में दिया हुआ सवाल है ये। तो देखो आपको मैं बताऊं, इसके आंसर जो है कई बच्चों के 3 बी भी आ रहा है, बी का 3 ए भी आ रहा है, सभी तरह के आ रहे हैं। तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, जल्दी देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होती है प्रकाशिक क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 चरण होते हैं। प्रकाशिक क्रिया, प्रकाशिक क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक होती है अप्रकाशिक क्रिया, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अप्रकाशिक क्रिया। और ये जो अप्रकाशिक क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, अप्रकाशिक जो क्रिया है, इस अप्रकाशिक क्रिया में हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। ये अप्रकाशिक क्रिया याद रखना, हरित लवक के, हरित जो लवक है उसके स्ट्रोमा, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। ये स्ट्रोमा भाग में कौन सी? अप्रकाशिक क्रिया। और इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण और अपचयन होता है। इस क्रिया में CO2 का स्टेबलाइजेशन और अपचयन होता है, किसके अंदर? अप्रकाशिक क्रिया के अंदर। क्लियर? और इसमें जो प्रथम उत्पाद बनता है उसी का नाम पीजी है। तो इस अप्रकाशिक क्रिया में जो प्रथम उत्पाद बनता है उसका नाम पीजी है। इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं, इसलिए इसको अपन C3 भी चक्र बोलते हैं, या इसको कई बार केल्विन चक्र भी कहा जाता है। तो इसका जो प्रथम उत्पाद होता है इस अप्रकाशिक क्रिया के अंदर, वो पीजीए फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, अतः इसे C3 चक्र या केल्विन चक्र कहते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आइएगा। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल,
मास्टर ग्रंथि, जैसा कि आपको इससे पहले मैंने बता दिया था कि बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, वो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। लेकिन उसको भी नियंत्रित करने वाले, मास्टर पे भी मास्टर, हेड मास्टर है, मास्टरों का मास्टर, हेड मास्टर। तो वैसे के वैसे ही यहां पर पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, लेकिन मास्टर की मास्टर, वाह। तो मास्टर की मास्टर क्या बोलो भाई, मास्टर का मास्टर क्या, हेड मास्टर है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी आगे चलें। हाइपोथैलेमस बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं यहां पर मोबाइल पर, हाइपोथैलेमस तीसरा इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रित रखती है। और मैं कह रहा हूं मास्टरों पर भी, जो मास्टर होता है, जैसे हेडमास्टर पूरा कंट्रोल करता है, ऐसे कैसे ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी कंट्रोल करती है। क्लियर? तो ये पीयूष ग्रंथि के कार्य को कंट्रोल करती है और इसके लिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जोंक में श्वसन होता है, जल्दी बताओ। श्वास रंध्रों से, गिल से, श्वास प्रवाह से, नम त्वचा से। 7th क्लास का सवाल है, 9वें पाठ से लिया गया है ये। कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 9 का सवाल है ये, SIRT की बुक के अंदर। जोंक में श्वसन होता है, तो याद रखना, जैसे आपके होता है कैंचुआ, कैंचुआ देखा, कैंचुआ, और ये जोंक, कभी देखना इनको आप, ये अपनी त्वचा से, त्वचा जो होती है अपनी श्लेष्मीय त्वचा जो होती है, चमकीली सी जो त्वचा होती है, उससे श्वसन करते हैं ये। तो जोंक में जो श्वसन होता है वो होता है इनकी त्वचा से। तो याद रखना, जोंक में श्वसन होता है, जोंक में, जोंक की जगह कैंचुआ भी आ सकता है, कैंचुआ, कैंचुआ। और जोंक में जो श्वसन होता है ये नम त्वचा से होता है। तो यहां पर राइट आंसर आएगा नम त्वचा से। तो याद रखना, कैंचुआ हुआ, जोंक हुआ, आदि जीव अपनी नम और श्लेष्मीय त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। और मछली में तो आप जानते ही हो सभी, मछली में तो गलफड़ों या गिल बोलते हैं, मछली में तो गलफड़ों या गिल से होता है, गलफड़ों या गिल से होता है मछली के अंदर, तो ठीक है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर नम त्वचा आएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आइएगा। नारू या बाला रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? नारू या बाला रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर आ रहे हैं, डी डी डी, सब देख रहे हैं, धुआंधार देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं मैं। आंसर हर बच्चे पर निगाह, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं कुछ सेकंड के लिए। अच्छा, सफेद धागों के समान गोल कृमि जो है उससे यह रोग होता है। सफेद धागों के समान, सफेद धागों के समान गोल जो कृमि है, सफेद धागों के समान, सफेद धागों के समान गोल कृमि द्वारा होता है। और साइक्लोपस सूक्ष्म जीव द्वारा जल के माध्यम से यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जिन भी बच्चों के राइट आंसर ए आ रहा है, मैं स्क्रीन पर भी देख रहा हूं सामने, वो बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं ये। तो अर्थात दूषित पानी से होता है ये। तो पानी को हमेशा साफ करके उबालकर पीना चाहिए। तो यह रोग सफेद धागों के समान गोल कृमि द्वारा होता है। राइट आंसर इसका साइक्लोपस आएगा। तो साइक्लोपस पहला इसका राइट आंसर है। सूक्ष्म जीव द्वारा जल के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। और इसलिए आपको हमेशा याद रखना, आप साइंस के भी हो, जल हमेशा साफ सुथरा ही पीना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। 23वें सवाल पर आगे, जल्दी करें, जल्दी करें। आंसर आ रहे हैं, ए आ रहा है, कईयों के गलत हो गए, सही हो गए। 1A फ्रेंच भाषा आ रहा है, क्या आ रहा है? फ्रेंच भाषा। चलें, ये जो करिकुलम है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द CURRERE, इसको बोले RRERE, कुरेरे,
आप ऐसे बोल सकते हो इसको उच्चारण में कुरेरे, CURRE कुरेरे। और इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। कोई भी बच्चा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कोई भी बच्चा अपने शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, शिक्षा का उद्देश्य जो है उसको प्राप्ति के लिए एक दौड़ के मैदान की दौड़ के मैदान की तरह वो पाठ्यक्रम जो है उसको पढ़ता है। तो करिकुलम शब्द जो है इसका मतलब पाठ्यक्रम जो है ये बालक के लिए उस दौड़ के समान है जहां बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो करिकुलम पाठ्यक्रम उस बालक के लिए उस दौड़ के मैदान के समान है जहां पर बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। लैटिन भाषा का शब्द होता है और करिकुलम से CURRE कुरेरे, इसका मतलब दौड़ का मैदान है। उसके बाद में फिर इस लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है और बाद में इसको करिकुलम अपन अंग्रेजी में बोलने लग गए, लेकिन उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती? उदार मनोवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कार्य कारण संबंधों में विश्वास, अंधविश्वासों में विश्वास। सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर भी पूछा हुआ सवाल है, आरपीसी के अंदर भी आया हुआ सवाल है, ग्रेड सेकंड तक में आए हुए इस क्वेश्चन से ही। तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कौन सी विशेषता दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व के गुणों को नहीं दर्शाती, व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुणों को नहीं दर्शाती। उदार मनोवृत्ति, जिज्ञासा की, अंधविश्वास। अब आपको साफ दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि याद रखना कि जो विशेष तौर पर चूंकि अपन साइंस की बात कर रहे हैं और साइंस का जो दृष्टिकोण रखता है वो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। वो तो हमेशा साइंस वाला तो हमेशा तर्क और प्रेक्षणों पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? तर्क और प्रेक्षणों पर। तो बिल्कुल सिंपल है ये, राइट आंसर इसका डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। चलिएगा, लेकिन ग्रेड सेकंड तक में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा एनसीएफ, जिसको अपन बोलते हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के 5 से संबंधित निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन सिद्धांत सही नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल व कठिन बनाना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा कट रहा है, राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नीचे की लाइन है, प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं, यहां लिख देता हूं समाहित हो। मतलब आपको देश की समस्याएं हैं उनसे संबंधित बातें भी पता होनी चाहिए ताकि वो आप ऐसा खुद का प्रयास हो जिससे कि वो दूर हो। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। मैक्सिमम का यहां पर आंसर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल और कठिन बनाना। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना ये एनसीएफ 2005 से संबंधित नहीं है, बल्कि परीक्षा को तो सृजनात्मक और सरल बनाना एनसीएफ का उद्देश्य था 2005 का। ये उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका ये आएगा, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल और कठिन बनाना। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों का सही क्रम है। पानी है क्या यार? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम है। बीएस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम। अपन ने इससे पहले आपको यदि याद हो तो पहला जो अपना टेस्ट पेपर था उसमें उसके ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष के अपन ने देखे थे। ज्ञान है, अवबोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है, वो अपन ने पद देखे थे। आज उसके ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक की बात नहीं, भावात्मक पक्षों का सही क्रम है। ग्रेड सेकंड के अंदर आरपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है, अर्थात ये क्वेश्चन वो है जो कंपटीशन में पूछे हुए हैं, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, आंसर इनका बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई बट नहीं है। बताइएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आंसर इसका ए आ रहा है, बी आ रहा है, सभी तरह के आंसर आ रहे हैं ये। और इसका जो आंसर है
मैं देख रहा हूं मैक्सिमम का A3 सभी तरह के आ रहे हैं। इसका मतलब आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसके अंदर तीनों जो पक्ष उसके हैं, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक, ये इनके पद भी आपको, जिनका आंसर गलत है उनको याद नहीं है, आंसर इसका पहला सही है। भावात्मक में पहले किसी चीज को ग्रहण कीजिएगा, उस पर रेस्पॉन्स कीजिएगा, अनुमूल्यन कीजिएगा, संगठन कीजिएगा और लास्ट में उसको अपने चरित्र के अंदर लाइएगा। ये भावात्मक उद्देश्य की स्टेप सही, लास्ट में चरित्रीकरण आएगा। तो इसका मतलब चरित्रीकरण यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये 2 है, तो इसका मतलब ये 2 तो बिल्कुल ही गलत हो गए। लास्ट का एक कटरा था, मैं बोल रहा हूं अनुमूल्यन, आग्रहण, संगठन, अनुक्रिया, और लास्ट में भी ये चरित्रीकरण है। ये थोड़ा सा कटरा है, क्वेश्चन थोड़े बड़े थे ये, इसलिए थोड़ा पीपीटी के अंदर साइज में कट गए। तो इसके अंदर राइट आंसर याद रखिएगा, इसलिए चरित्रीकरण 3 जगह है, लेकिन आपको सबसे पहले आग्रहण है, तो आग्रहण यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से देखेंगे अपन, और दोनों में से देखेंगे तो आग्रहण के बाद में अनुक्रिया करें तो इसमें अनुमूल्यन आ रहा है, तो ये गलत है। चीज को पहले ग्रहण करके अनुक्रिया करें, अनुमूल्यन उसको इकट्ठा संगठित करके उसको चरित्र में अपनाएं। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर पहला आएगा, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का ये सही क्रम है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया? डेविड आसुबेल, J.S. ब्रूनर, B.F. स्किनर और हावर्ड गार्डनर। आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया। आगमन, जैसा कि आप जानते हो, आगमन एग्जाम्पल देके कोई भी नियम बनाना यह आगमन है, और जिसका जस्ट उल्टा निगमन होता है। एग्जाम्पल देकर नियम बनाना यह तो है आगमन, और इसका उल्टा यदि अपन कहें कि पहले अपन ने किसी स्टूडेंट्स को एक क्लास के अंदर नियम बता दिए और नियम के बाद में अपन ने नियम पहले बता दिया और अपन कहते हैं इसके एग्जाम्पल्स दो, तो ये फिर आपका क्या कहलाता है? निगमन कहलाता है। नियम देकर उस पर एग्जाम्पल यदि अपन बात करते हैं तो वो निगमन है, और पहले अपन ने एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे दिए और उसके आधार पर नियम बनाया, ये आगमन है। तो यहां पर पूछा है आगमनात्मक अधिगम जो है उसको किसने प्रोत्साहित किया? जल्दी से आंसर बताइएगा। बी आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही है, ये J.S. ब्रूनर ने, बिल्कुल करेक्ट। तो आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया था J.S. ब्रूनर ने। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का अंतिम पद होता है? अगला क्वेश्चन जल्दी बताइएगा, बस इसके बाद में 2 क्वेश्चन और है कंप्लीट। कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का अंतिम पद होता है? इसमें क्या होता है कि रेखीय अभिग्रहित अनुदेशन आपने कभी देखा भी होगा, जैसे आपके अभी वर्तमान में इस्माइल प्रोग्राम के अंदर क्विज आ रही है। अब क्विज आ रही है तो उसमें टीचर तो है नहीं क्विज के अंदर, और वो क्विज लगातार खुल रही है, एक सीक्वेंस से खुल रही है। पत्राचार से जो कोर्स लेते हैं उनके अंदर चीजें सिस्टमैटिकली आती है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, उसका अंतिम पद क्या होता है? वो जो प्रोसेस होता है, जैसे कोई क्विज हुआ या पत्राचार से कोई चीज को अपन सीख रहे हैं, और उसमें क्या है आपको तुरंत पता भी चल जाता है, कोई भी चीज गलत है तो वो पता भी चल जाता है, श्रृंखला में चलता है। तो इसी जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है, इसमें कई जो फ्रेम होते हैं, कई तरह के इसमें फ्रेम होते हैं, जैसे अपन प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, लेकिन इसमें लास्ट पूछा है अंतिम पद क्या होगा? प्रस्तावना, शिक्षण, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, ये इसके विभिन्न प्रकार के स्टेप्स होती है। तो अंतिम इसकी स्टेप्स क्या होगी? अंतिम स्टेप्स बच्चों की आंसर आ रही है और बिल्कुल करेक्ट है, ये परीक्षण पद आया हुआ सवाल है ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसका जो अंतिम पद है, आप क्वेश्चन में मुख्य चीज का ध्यान रखा करो, और वो क्या है? परीक्षण पद, जो बिल्कुल क्लियर है। इसका जो लास्ट है वो है परीक्षण। चलिएगा, सीसी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी? सतत और व्यापक परीक्षा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एग्जामिनेशन, बने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड प्रतियोगी मतलब कॉम्पिटिटिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्लिकेटेड इवेल्युएशन एग्जामिनेशन। तो इसका बताओ सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसीई, जल्दी बताइएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल है ये।
बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ये। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन, मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, राइट आंसर इसका ये आएगा। तो सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सीसी का मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं। कई बार नहीं होता कि मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई है, एयरटेल है कि बीएसएनएल है, तो सीसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, आते हैं ना उसमें आती है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करो भाई, उसके लिए वेट करो। सीसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये तो है टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं भाई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, सम्मान कीजिएगा इस अंतिम सवाल का आज की सीरीज के अंदर। जो श्रृंखला लाइव क्लास चल रही है रीड पैटर्न पर आधारित, जिसके अंदर 30 सवाल, जिसमें रीड में जो पैटर्न बना हुआ है ब्लूप्रिंट, उसके आधार पर जो अपन तैयारी कर रहे हैं, उसका आज ये श्रृंखला जो चली है उसमें चौथा अपना भाग है ये। और इस चौथे भाग के अंदर ये अंतिम सवाल है, आंसर दीजिएगा। विज्ञान इसके बिना विकसित नहीं हो सकता है, इतिहास के बिना, राजनीति विज्ञान के बिना, गणित गृह विज्ञान, हिस्ट्री के बिना, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, होम साइंस है, किसके बिना साइंस तेरा डेवलपमेंट नहीं है। तेरे बिना तो मैं हूं ही नहीं, तेरे बिना मैं नहीं हूं, क्या है बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। तू है तो मैं हूं, तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है, तेरे साथ ही मैं हूं। और साइंस के साथ आप पढ़ते हो, और साइंस के साथ आप पढ़ते हो, और वो पढ़ते हो क्या, गणित। आप चाहे फिजिक्स है, फिजिक्स भी बिना मैथमेटिक्स नहीं हो सकती, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको वहां पर ग्राफ करके उसकी स्टडी करनी पड़ती है, आपको कोई भी लेबोरेटरी के अंदर ऑब्जर्वेशन करने पड़ रहे हैं, कोई तह तक जाना है, कोई निष्कर्ष निकालना है, कोई सिद्धांत, आपको नियमों तक पहुंचना है, आपको वहां पर गणित की तार्किक संक्रियाओं का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसलिए ही तो कहते हैं कि विज्ञान जो है ये गणित पर आश्रित है। तो गणित इसलिए कहते हैं कि सभी विज्ञानों की, यहां तक कि उसको सिंहद्वार या कुंजी तक भी कहा गया है कि गणित तो विज्ञानों की सिंहद्वार कुंजी तक है, क्योंकि तेरे बिना तो विज्ञान कुछ नहीं है। तो ये बच्चों आज अपनी श्रृंखला जो थी रीड पैटर्न पर आधारित लाइव प्रश्नोत्तरी की, उसका भाग नंबर 4 था ये, और बहुत ही उत्साह से आपने भाग लिया। इसी प्रकार से लगातार आप भाग लेते रहिएगा, अपने आप को श्रेष्ठ बनाते रहिएगा, अपने बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते रहिएगा। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।